बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 12 गुड सिटीज़न, इसकी हम ट्रांसलेशन, रीडिंग ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग है वो हम कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं हम यूनिट की ट्रांसलेशन। और आज हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू द रीडिंग कम्प्रीहेंशन, विच इज़ द कम्प्रीहेंशन mean that the understanding of the lesson. And here is the first activity, which is related to read the meanings of the following words. First word is imbibe. Imbibe mean जज्ब करना, absorb जज्ब करना, ठीक है, यानी अपनाना उसको, imbibe अपनाना, जज्ब करना। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज विजिलेंट. विजिलेंट मीन चौकस, चौकन्ना, अलर्ट, होशियार। नेक्स्ट वर्ड इज engrossed. engrossed मीन मगन होना, मशगूल होना। attracted यानी खींचना, किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना, मगन होना, मशगूल होना, attracted. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज astuteness. astuteness मीन होशियारी, इंटेलिजेंस। नेक्स्ट वर्ड इज डिटेक्ट. डिटेक्ट मीन खोजना, सुराग लगाना, शनाख्त करना, ठीक है, आइडेंटिफाई। द नेक्स्ट वन इज एप्रिसिएशन. एप्रिसिएशन मीन तारीफ़ करना, अफाइड वैल्यूएशन। ओके, ये जो इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग्स हैं ये एक तरह से सिनोनिम्स भी कहलाते हैं, ठीक है। ये यानी हम ये जो इंग्लिश मीनिंग्स कर रहे हैं, इम्बाइब, अब्जॉर्ब, ये सिनोनिम भी कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सिनोनिम्स हैं इनके, इन वर्ड्स के। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास कम्प्रीहेंशन की नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. द क्वेश्चन 1 इज़ व्हाट लेसन डिड शीज़ा एंड तानिया लर्न इन स्कूल. यानी शीज़ा और तानिया ने क्या सबक सीखा था स्कूल में, यानी स्कूल में क्या सबक सीखा. द नेक्स्ट वन इज़ वाई वर दे क्लीनिंग देयर सराउंडिंग, कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को क्यों साफ़ कर रहे थे, यानी इर्द गिर्द को क्यों साफ़ कर रहे थे, इर्द गिर्द की जगह को. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट मेड शीज़ा क्यूरियस अबाउट द मैन, यानी किस चीज़ ने शीज़ा को उस आदमी के मुतालिक मुतजस्सिस बना दिया था, किस चीज़ ने शीज़ा को मुतजस्सिस बनाया उस आदमी के बारे में. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ हाउ डिड शीज़ा सेव द लाइव्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ हर नेबर्स, यानी शीज़ा ने कैसे अपने हमसायों और उनकी हमसायों की जायदाद को या प्रॉपर्टी को और जानों को कैसे बचाया. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू आर इन प्लेस ऑफ शीज़ा, यानी अगर आप शीज़ा की जगह होते तो आप क्या करते. ओके, टू आंसर दिस क्वेश्चंस वी शुड डू द आंसर्स. सो लेट्स स्टार्ट. Yes, here are comprehension questions, and the first question is what lesson did Shiza and Tanya learn in school, यानी शीज़ा और तानिया ने स्कूल में क्या सबक सीखा. To answer this question is they learned that a good citizen must take care of his neighbors and fellow citizens, यानी एक अच्छे शहर, उन्होंने सीखा कि एक अच्छे शहरी को अपने हमसायों और जो उनके शहरी हैं उनका ख्याल रखना चाहिए. ही मस्ट बी विजिलेंट, उन्हें चौकन्ना रहना चाहिए, चौकस रहना चाहिए. इन डिफरेंट सिचुएशंस, मुख्तलिफ सूरत हाल में, ठीक है, सिचुएशंस सूरत हाल में, यानी मुख्तलिफ सूरत हाल में उन्हें मुख्तलिफ हालात में या सूरत हाल में उन्हें चौकस रहना चाहिए. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई वर द क्लीनिंग देयर सराउंडिंग्स, यानी वो अपने इर्द गिर्द की जगह को क्यों साफ़ कर रहे थे. टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ दे वर क्लीनिंग देयर सराउंडिंग्स बिकॉज दे लर्नड दैट अ गुड सिटीज़न मस्ट कीप देयर सराउंडिंग क्लीन. वो अपने इर्द गिर्द की जगह को इसलिए साफ़ कर रहे थे क्योंकि उन्होंने सीखा था कि एक अच्छे शहरी को अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ वट मेड शीज़ा क्यूरियस अबाउट द मैन, यानी किस चीज़ ने शीज़ा को उस आदमी के मुतालिक मुतजस्सिस बनाया. टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ वी कैन से दैट व्हेन शीज़ा सा अ स्ट्रेंजर, जब शीज़ा ने देखा एक अजनबी को इन द स्ट्रीट, गली में, इट मेड हर क्यूरियस, उसने तो वो इस चीज़ ने उसे मुतजस्सिस बना दिया, यानी अजनबी शख्स को जब गली में देखा तो इस चीज़ ने उसे मुतजस्सिस बना दिया. When Shiza saw a stranger in the street, it made her curious. Okay, the next one is
हाउ डिड शीज़ा सेव द लाइव्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ नेबर्स, यानी कैसे शीज़ा ने अपने हमसायों की जान और उनकी जानों और जो उनकी जायदाद है उनको कैसे बचाया, सेव किया, कैसे सेव किया. To answer this question we can say that she called the police helpline, उसने पुलिस हेल्पलाइन पे कॉल की एंड आस्क देम, और उन्हें कहा टू प्रोवाइड अर्जेंट हेल्प, कि फौरी मदद मुहैया करें, कि फौरी मदद मुहैया करने के लिए उन्हें कहा. शी आल्सो कॉल्ड हर नेबर्स, उसने अपने हमसायों को भी कॉल की टू लॉक देयर इनर डोर, कि वो अपना अंदरूनी दरवाज़ा बंद कर लें, लॉक कर लें, टू अवॉइड एनी डेंजर, किसी भी ख़तरे से बचने के लिए. She called the police helpline and asked them to provide urgent help. She also called her neighbors to lock the inner door to avoid any danger. Okay, the next one is, what would you have done if you were in place of Shiza? यानी आप क्या करते अगर आप शीज़ा की जगह पे होते. To answer this question is I would do the same thing as she did, कि मैं वही करती जो उसने किया. ठीक है, यानी आई वुड डू द सेम थिंग एज शी कॉल द पुलिस हेल्पलाइन एंड वॉर्न द नेबर्स, हर नेबर्स, दैट दे शुड लॉक द इनर डोर्स टू बीइंग अवॉइडेड एनी डेंजर ऑफ द कमिंग इन फ्यूचर. ओके, सो नेक्स्ट वी सी what the next activities would happen. So let's start. Yes, the next activity is related to listening and speaking. Read and practice the following dialogue. यानी read पढ़िए and practice the following dialogue. इन दर्ज डायलॉग को आप प्रैक्टिस करें. नबीला, during the class, excuse me teacher, may I say something? नबीला, ड्यूरिंग द क्लास के दौरान में. एक्सक्यूज़ मी, माफ़ कीजिए. टीचर माफ़ कीजिए. मे आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ, क्या मैं कुछ कहना चाहती हूँ. शी वांट्स टू टेक परमिशन. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट. यस टीचर, यस नबीला, जी हाँ नबीला, जी नबीला, व्हाट डू यू वांट टू से, आप क्या कहना चाहती हैं. टीचर आस्क्ड एंड नबीला सेड, टीचर मे आई सबमिट दिस एप्लीकेशन टू यू, क्या मैं आपको ये एप्लीकेशन या ये दरख्वास्त जमा करा सकती हूँ. सबमिट, जमा करा सकती हूँ, कि मैं ये आपको जमा करा सकती हूँ. शी टेक परमिशन टू सबमिट द एप्लीकेशन टू द टीचर. ओके, द टीचर रिप्लाइड, यस जी, यू कैन नबीला, आप कर सकती हैं नबीला, बट नॉट नाउ, लेकिन अब नहीं, लेकिन अभी नहीं. वी शुड फर्स्ट फिनिश आवर क्लास, हमें पहले अपनी क्लास ख़त्म करना चाहिए, यानी अपना लेसन कंप्लीट करना चाहिए. इट इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट, ये मुनासिब नहीं है टू इंटरप्ट मी, कि आप मुदाखलत करें या मुझे टोकें ड्यूरिंग अ लेसन, एक यानी सबक के दौरान मुझे मुदाखलत करना आपके लिए मुनासिब नहीं है. यू मे सबमिट इट, आप इसे जमा करा सकते हैं. आफ्टर द लेसन के बाद, यानी सबक के बाद आप इसे जमा करा सकते हैं. नबीला, आई एम सॉरी, मैं माज़रत चाहती हूँ. यू आर राइट, आप ठीक कहती हैं. टीचर, आई शुड वेट फॉर क्लास टू एंड, मुझे क्लास ख़त्म होने का, ये सबक ख़त्म होने का इंतज़ार करना चाहिए. टीचर, इट्स ओके नबीला, ठीक है नबीला. नाउ कंप्लीट योर वर्क टू क्विकली, अब आपको अपना काम जल्दी से कंप्लीट करना चाहिए, मुकम्मल करना चाहिए. ठीक है. तो ये बहुत इजी सा एक डायलॉग है, आप इसको लर्न करें और अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करें. ये आपके लिए हेल्पफुल होगा. आपकी क्या लेंगे, एक कम्युनिकेशन स्किल आपकी इससे इम्प्रूव होगी और आपकी जो स्पीकिंग स्किल है वो बेहतर होगी. ठीक है. तो यहाँ पे एक हमारे पास और एक्टिविटी है जो ग्रुप वर्क है. थिंक एंड डिस्कस ऑन द टॉपिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम, यानी क्लासरूम में तालिब इल्मों की क्या जिम्मेदारियाँ हैं, वो उस टॉपिक पे आपने डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ या कह लें कि क्लासमेट्स के साथ. सो लेट्स स्टार्ट टू सी द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम. सो लेट्स स्टार्ट. Yes, here's the dialogue which is the topic of responsibilities of students in the class.
Here is the teacher said, Assalamu alaikum class. Today let's talk about your responsibilities as a student. आज हम आपकी ज़िम्मेदारियाँ बतौर स्टूडेंट्स, बतौर तुलबा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे. कैन एनीवन स्टार्ट? क्या कोई शुरू कर सकता है? अली, आई थिंक वन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू कम टू क्लास ऑन टाइम. मेरा ख्याल है कि एक ज़िम्मेदारी है कि स्टूडेंट्स को टाइम पर आना चाहिए, क्लास में टाइम पर आएँ. एंड बी प्रिपेयर्ड विद योर बुक्स, और अपनी बुक्स के साथ और एंड होमवर्क और अपने घर के काम के साथ तैयार होकर आना चाहिए. यानी उन्हें एक तो टाइम पर स्कूल क्लास में आना चाहिए और दूसरा अपनी बुक्स प्रिपेयर्ड होनी चाहिए और उनका होमवर्क भी प्रिपेयर्ड हो. यानी उनका होमवर्क भी किया हुआ हो और अपनी सारी बुक्स भी प्रिपेयर्ड की हों. यानी अपना बैग उनका चेक हो, बैग में सारी चीज़ें मौजूद हों. ओके, द टीचर सेड एक्सीलेंट, शानदार. अली, गुड. दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट, ये बहुत अहम है. बट एल्स, और कुछ? सारा, वी शुड आल्सो लिसन केयरफुली, हमें बहुत एहतियात से सुनना चाहिए, यानी ध्यान से सुनना चाहिए. व्हेन द टीचर और अनदर स्टूडेंट इज़ स्पीकिंग, जबकि उस्ताद या कोई और तालिब इल्म बोल रहा हो. यानी हमें ध्यान से टीचर या दूसरे तालिब इल्म की बात सुननी चाहिए. ओके, द टीचर सैड एब्सोल्युटली सारा, मुकम्मल तौर पर, बिल्कुल ठीक. रिस्पेक्ट इज़ की, इज़्ज़त एक पॉइंट है, यानी इज़्ज़त करना एक पॉइंट है. बट अबाउट हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की मदद करने के बारे में क्या ख्याल है? बिलाल, वी शुड हेल्प आवर क्लासमेट्स, हमें अपने क्लासमेट्स की यानी हम जमातों की मदद करना चाहिए. इफ़ दे डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, अगर उन्हें किसी चीज़ की समझ नहीं आती. बट नॉट ड्यूरिंग टेस्ट, लेकिन टेस्ट के दौरान नहीं. एवरीवन लाव्स, हर एक हंसता है. यानी हमें मदद करनी चाहिए लेकिन टेस्ट के दौरान नहीं करनी चाहिए. ओके टीचर, गुड पॉइंट. बिलाल, एक अच्छा नुक्ता है, एक अच्छा पॉइंट है. हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की मदद करना. ड्यूरिंग लर्निंग, सीखने के दौरान. इज़ इनकरेज, हौसला अफजाई होनी चाहिए. यानी एक दूसरे की मदद करना एक अच्छी बात है. बट ऑनेस्टली, लेकिन ईमानदारी से. ड्यूरिंग टेस्ट, टेस्ट के दौरान. इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन जो टेस्ट के दौरान ईमानदारी से करना, टेस्ट को ईमानदारी से करना, ये भी एक ज़िम्मेदारी है. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ आयशा. आयशा सैड वी शुड आल्सो कीप द क्लासरूम क्लीन, हमें क्लासरूम को यानी कमरा जमात को साफ़ सुथरा रखना चाहिए. एंड नॉट थ्रो ट्रैश ऑन द फ्लोर, और फर्श पर गंद नहीं फैलाना चाहिए, गंद नहीं फेंकना चाहिए. ट्रैश, कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए. ओके, द टीचर सैड वेल सैड, बिल्कुल ठीक, सही कहा. आयशा, अ क्लीन क्लासरूम इज़ एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक साफ कमरा जमात जो है वो हर किसी की ज़िम्मेदारी है. ग्रेट डिस्कशन, बहुत अहम बातचीत हुई. एवरीवन, सबके साथ. कीप दिस इन माइंड एवरी डे, और इन सब पॉइंट्स को हर रोज़ हमें जहन में रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए. तो ये डायलॉग था जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ स्टूडेंट्स इन द क्लास. तो ये बहुत एक अच्छी एक्टिविटी है जो कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. दिस मे बी हेल्पफुल फॉर योर communication, conversation on the daily matters or the casual talks. Okay, so let's see the next activity. So let's start. Yes, the next part is related to vocabulary, and in vocabulary we discuss about the onomatopoeia. Onomatopoeia is a figure of speech in which the word evoke the actual sound of the thing they refer to or describe. Okay, onomatopoeia यानी ये एक फिगर ऑफ स्पीच का है पार्ट. फिगर ऑफ स्पीच क्या है? फिगर ऑफ स्पीच इज़ कह लें कि एक नॉन लिटरिंग मीनिंग है जो कि एक्सप्रेस करते हैं
स्पेसिफिक इफेक्ट लाने के लिए कन्वर्सेशन में या टॉक को ब्यूटिफाई, यानी हम स्पीच को ब्यूटिफाई कर सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ करते हुए, ठीक है। इससे एक तरह से आपकी जो स्पीच है वो ब्यूटीफुल वे में उसको यानी आप इमोशंस को फील एक्सप्रेस कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि आप अपनी जो डिस्क्रिप्शन है आप उसको ब्यूटिफाई कर सकते हैं। ओके, ओनोमेटोपिया इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द वर्ड्स इवोक द एक्चुअल साउंड्स, यानी जो ओनोमेटोपिया है वो वर्ड्स की जो एक्चुअल साउंड्स है, जो कि असल में उस लफ्ज़ की जो उसकी हकीकी जो आवाज़ है, साउंड है ऑफ द थिंग, किसी चीज़ की हकीकी आवाज़, यानी कि ओरिजिनल जो उसकी साउंड है, दे रेफर टू और डिस्क्राइब, यानी जिसको बयान किया जाता है या उसका हवाला दिया जाता है। लाइक द बूम ऑफ अ फायरवर्क एक्सप्लोडिंग, यानी जो फायरवर्क एक्सप्लोड होता है या आतिश बाजी के लिए बूम की साउंड इस्तेमाल की जाती है, यानी जो कह लें कि आतिशबाजी का जो दूसरा काम होता है या आवाज़ होती है उसकी बूम से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह द टिक टॉक ऑफ अ क्लॉक, यानी क्लॉक की साउंड को हम टिक टॉक से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इसी तरह द डिंग डोंग ऑफ अ डोरबेल, यानी डोरबेल को हम डिंग डोंग से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यहाँ पे यानी ओनोमेटोपिया मीन द एक्चुअल साउंड्स ऑफ द थिंग्स, ठीक है, यानी जो चीज़ों की जो ओरिजिनल साउंड्स होती हैं उसको हम ओनोमेटोपिया का नाम देते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल डक क्वैक्ट लाउडली, डक्स बतखें क्वैक्ट, यानी उनकी साउंड है, उनके बोलने की आवाज़ जिस तरह के डक स्पीक लाइक दैट क्वैक क्वैक। ओके, यानी वो क्वैक लाउडली, यानी लाउडली शोर ज़ोर शोर से, ये शोर से वो क्वैक क्वैक करती हैं, यानी बोलती हैं। एज द बोट स्प्लैश्ड अक्रॉस द लेक, यानी झील में जब जो बोट है, कश्ती है, स्प्लैश्ड अक्रॉस, यानी ज़ोर से जाती है, ज़ोर से छींटे उड़ाती हुई जाती है, यानी शोर करती है। तो जो बतखें हैं वो ज़ोर से क्वैक क्वैक करती हैं, यानी ज़ोर से बोलती हैं, ठीक है। क्वैक जो है वो बतखों के बोलने की आवाज़ है, और जो स्प्लैश है वो कश्ती की पानी में छींटे उड़ाने की आवाज़ है, ठीक है। यानी जब कश्ती पानी से गुजरती है तो वो ज़ोर से छींटे उड़ने की आवाज़ आती है, तो उसको स्प्लैश यानी छपाक की आवाज़ कहेंगे, ठीक है। वो पानी के छींटे उड़ने की आवाज़ को स्प्लैश कहेंगे। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ द चिकन क्यूब्स आर सिजलिंग इन द पैन, यानी चिकन क्यूब्स यानी जो मुर्गी की बोटियां हैं, आर सिजलिंग, वो तलने की आवाज़ दे रही हैं, इन द पैन फ्राइंग पैन में, ठीक है। फ्राइंग पैन में तलने की आवाज़ पैदा कर रही हैं, यानी वो जो मुर्गी की बोटियां हैं, यानी गोश्त की बोटियां, वो तलने की आवाज़ें आ रही हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा जब चीज़ें फ्राई करते हैं तो वो एक ख़ास साउंड होती है जिसे सिजलिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये उसकी साउंड है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ शीज़ा हर्ड अ ह्यूज रोर, शीज़ा ने एक बहुत धाड़ने की आवाज़ सुनी। एंड शी टर्न्ड अराउंड, और वो मुड़ी, उसने मुड़ के देखा। एंड सा, और देखा। देयर, वहाँ पे। वाज अ लाइन, एक शेर था। इन अ केज, पिंजरे में। बिहाइंड हर, उसके पीछे। उसने वो मुड़ी और उसने देखा कि पीछे उसके एक पिंजरे में एक शेर था, ठीक है। उसने एक ज़ोर से धाड़ने की आवाज़ सुनी और वो मुड़ी और उसने देखा कि उसके पीछे एक पिंजरे में शेर था। ओके, यहाँ पे रोर, धाड़ना, ये उसकी शेर के धाड़ने की साउंड है, उसको रोर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वैक्ड, स्प्लैश, सिजलिंग, रोर, ये क्या है? ओनोमेटोपिया हैं, यानी एक्चुअल साउंड्स हैं ऑफ द थिंग्स। यानी ये क्वैक्ड बतख की साउंड है, स्प्लैश यानी पानी के छींटों की आवाज़ है, और इसी तरह सिजलिंग जो है तलने का शोर है, यानी तलने की आवाज़ को बोलते हैं रोर। शेर के धाड़ने को रोर बोलते हैं। ओके, हमारे पास एक्टिविटी है राइट ऑन अ रेनी डे, यानी एक बारिश के दिन पर हमें राइट करना है, लिखना है। मेक इट इंटरेस्टिंग, इसे दिलचस्प बनाएं बाय यूजिंग ओनोमेटोपिया, यानी जो आवाज़ें हैं उनको यूज़ करते हुए या फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ करते हुए आप इसे दिलचस्प बनाएंगे। यू मे यूज़ द गिवन साउंड्स,
हम इन साउंड्स को यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ड्रिप मीन यानी गिरना, टपकना. पिटर पैटर यानी छींटे उड़ने की आवाज़. मतवातर मुसलसल गिरना. स्प्लैश यानी छपाक की आवाज़, यानी पानी में गिरने की आवाज़, छींटों के गिरने की आवाज़. और इसी तरह ड्रिबल मीन टपकना. प्लॉप मीन गड़प की आवाज़, गड़प पानी में गिरने की आवाज़. कोई चीज़ पानी में गिरती है तो गड़प की साउंड आती है, ठीक है. तो उसको ये प्लॉप को गड़प करना कहेंगे, ठीक है. ड्रिप, पिटर पैटर, स्प्लैश, ड्रिबल, प्लॉप यानी ये जो हैं फिगर ऑफ स्पीच हैं, ओनोमेटोपिया. इनको यूज़ करते हुए हमने अ रेनी डे एक तरह से पैराग्राफ कह लें या एक शॉर्ट ऐसे कह लें, वो हम राइट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्टिविटी. सो लेट्स स्टार्ट. Yes, here is the paragraph which is related to a rainy day, which is the title of a rainy day. And here is the one morning, एक सुबह, I woke up, मैं उठी, to the gentle pitter patter of rain. पिटर पैटर यानी मतवातर छींटे, मुसलसल छींटों से, बारिश के मुसलसल छींटों से. जेंटल नरम, बारिश के नरम मुसलसल छींटों से मैं उठी. ऑन माई विंडो मेरे खिड़की पर, ठीक है. मैं अपनी खिड़की पर बारिश के मुसलसल नरम छींटों से या मुसलसल बारिश के गिरने से मैं उठी. द स्काई वॉज पेंटेड ग्रे. स्काई ग्रे कलर का, सुरमई कलर का था. एंड एवरीथिंग लुक फ्रेश एंड काम. और एवरीथिंग और हर चीज़ लुक दिखाई दी, फ्रेश एंड काम ताज़ा और पुरस्कून, ठीक है. यानी सुकून की हालत में, काम सुकून की हालत में. ताज़ा और फ्रेश यानी ताज़ा और पुरस्कून दिखाई दी. हर चीज़ ताज़ा और पुरस्कून दिखाई दी. एज ए स्टेप्ड आउटसाइड, जैसे ही मैं बाहर आई. स्टेप्ड बाहर आई, आउटसाइड बाहर आई. टाइनी ड्रॉप्स छोटे कतरे बिगेन टू ड्रेप टपकने लगे, टपकना शुरू हुए, टपकने लगे. फ्रॉम द लीव्स, पत्तों से. अबव, ऊपर यानी ऊपर पत्तों से बारिश के कतरे मुझ पर टपकने लगे. जैसे ही मैं बाहर आई तो ऊपर पत्तों से बारिश के कतरे मुझ पर टपकने लगे. ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज द रोड्स वर वेट एंड शाइनिंग. सड़कें गीली थीं, एंड शाइनिंग और चमकदार, यानी वो गीली और चमकदार थीं. एंड पडल्स मीन हैड फॉर्म्ड ऑल अराउंड. पडल्स यानी छोटे छोटे पानी के गड्ढे जिनमें पानी जमा था, यानी कह लें कि एक छोटे छोटे पानी की जोहड़ कह लें या पानी के गड्ढे कह लें जिनमें पानी जमा था, ठीक है. पडल्स हैड फॉर्म्ड, और पानी के जोहड़ बन चुके थे. ऑल अराउंड, इर्द गिर्द, यानी इर्द गिर्द छोटे छोटे पानी के गड्ढे बन चुके थे या पानी के जोहड़, छोटे छोटे पानी के जोहड़ बन चुके थे. पडल्स पानी के जोहड़. ओके, द नेक्स्ट पैराग्राफ इज चिल्ड्रन इन कलरफुल रेनकोट्स. चिल्ड्रन बच्चे, इन कलरफुल रेनकोट्स रंग बिरंगे बरसाती कोटों में. लाफ्ड हंस रहे थे, यानी वो हंस रहे थे. एंड प्लेड और खेल रहे थे. जंपिंग इनटू द पडल्स, पानी के गड्ढों में छलांगे लगा रहे थे. विद अ बिग स्प्लैश, बहुत बड़े शोर के साथ, यानी जब वो गड्ढों में, पानी के गड्ढों में या पानी के जोहड़ में वो जंप लगाते, वो छलांग लगाते, तो ज़ोर से एक छपाक की आवाज़ आती, यानी पानी के छींटों की आवाज़. उसको स्प्लैश बोलते हैं, यानी एक बड़े पानी के शोर की आवाज़ आती. ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई वॉच्ड, मैंने देखा. एज द रेन कंटिन्यूड, जैसी बारिश शुरू हुई. टू ड्रिबल डाउन द रूफ टॉप्स, यानी छत की ऊपर छत से टपकते हुए. एंड फ्लो थ्रू द स्ट्रीट्स, और गली में बहना शुरू हुआ. मैंने देखा कि जैसे ही बारिश यानी बारिश का पानी छतों से, रूफ टॉप्स इन छतों से टपकना शुरू हुआ. एंड फ्लो थ्रू द स्ट्रीट्स, और गलियों में बहना शुरू हुआ. यानी कि वो पानी जो है वो छतों से बाहर बहना शुरू हुआ और गलियों में जाना शुरू हुआ. ईच ड्रॉप, हर कतरा. सेम, दिखाई दिया, मालूम होता था. टू डांस, कि वो डांस कर रहा है, नाच रहा है. एज इफ, गोया के. लैंडेड, उतरा हो. विद अ सॉफ्ट
ऑन द ग्राउंड, यानी बहुत नरम गड़प की आवाज़ से ग्राउंड पर, ज़मीन पर, ठीक है, जैसे कि वो ज़मीन पर बहुत एक नरम सी शोर के साथ ज़मीन पर उतरा हो, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज दो अगरचे द डे वाज वेट एंड क्लाउडी, कि दिन बहुत अबर आलूद था और क्या कह लें कि बहुत गीला था, उसमें फुहार पड़ रही थी। द रेन ब्रॉट अ पीसफुल फीलिंग, बारिश बहुत एक पुरअमन पुरसकून से एहसास लाती है, वो लेके आई। द वर्ल्ड लुक क्लीन, दुनिया बहुत साफ़ सुथरी दिखाई दी। एंड द एयर स्मेल फ्रेश, और हवा में एक बहुत ताज़ा सी खुशबू थी। अ रेनी डे, एक बारिश का दिन, विद ऑल इट्स साउंड्स एंड साइट्स, उसके तमाम आवाज़ें और मंजर, कैन बी ट्रूली ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत थे, ठीक है। यानी बारिश का एक दिन जिसमें कि उसके मंजर और नज़ारे और उसकी आवाज़ें बहुत खूबसूरत थी। ओके, तो ये जो एक ब्यूटीफुल सा जो ऐसे था वो हमने ये कंप्लीट किया, और इसके साथ ही हमारा रीडिंग कम्प्रीहेंशन एंड वोकैबुलरी का पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट टुमारो वी विल डू द ग्रामर, एंड here is the time for review. If you have learned something useful from this video, please like the video and place a good comment in the comment box. Please support my channel and share the video with your friends and siblings. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon button so that you see the new notification as the new lesson begins. And remembers me in your prayers. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूनिट 12 गुड सिटीज़न, इसकी हम एक्सरसाइज का रीडिंग कम्प्रीहेंशन और वोकैबुलरी का पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, और आज हम ग्रामर का पार्ट देखते हैं, ठीक है। और ग्रामर में आज हम करेंगे नरेशन यानी डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे, ठीक है। चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, सबसे पहले कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। डायरेक्ट का मतलब होता है बराह रास्त, ठीक है, यानी जो हम किसी से बात सुनते हैं, किसी की स्पीच हम दूसरे को बताते हैं, हम वैसे का वैसा हम बात बता दें तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। और इनडायरेक्ट स्पीच में ये होता है कि हम किसी की बात अपने अल्फाज में दूसरों को बयान करें तो वो उसको इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं जो कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए हमने वो उन रूल्स को फॉलो करना होता है। वो कौन से हैं? ओके, यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं, रीड द गिवन एग्जांपल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। यहाँ पे आप जो एग्जांपल्स हैं उनको रीड करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस या वो चेंज करते हैं तो हम क्या जो चेंजेस होती हैं वो क्या करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वी रिमूव द कॉमा एंड द क्वेश्चन कोटेशन मार्क इन इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं तो चेंज करते हैं, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसमें सबसे पहले कॉमास को हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है, और कोटेशन मार्क को रिमूव किया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच जो है वो हमेशा कॉमा के साथ और कोटेशन मार्क के अंदर होगी, जो दूसरा डायरेक्ट स्पीच होगी, ठीक है। और इनडायरेक्ट में ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, यानी कोटेशन मार्क और कॉमा रिमूव हो जाएंगे। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ वी यूज़ द वर्ड दैट बिटवीन द रिपोर्टिंग वर्ब एंड द रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब जैसे उसने कहा, ही सैड, ठीक है, तो ही सैड दैट, यानी हम जब कॉमा और कोटेशन मार्क रिमूव करेंगे तो उसके बाद हम दैट का वर्ड चूज़ करेंगे, ठीक है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है या जो कोटेशन मार्क के अंदर जो होती है, जो पार्ट होता है सेंटेंस का, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ठीक है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान हम दैट का वर्ड यूज़ करेंगे कॉमा हटा के,
या कोटेशन मार्क हटा के हम दैट का वर्ड चूज़ करेंगे. ओके, द नेक्स्ट वन इज इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस वी चेंज द टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच. यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है वो पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, तो हम जो रिपोर्टेड स्पीच है वो भी हम उसको भी उसके टेंस को भी चेंज कर देंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं. यस, and the next one is however ताहम when we are reporting something that is true. यानी जब हम किसी चीज़ की को रिपोर्ट कर रहे हैं यानी बयान कर रहे हैं जो कि सच है यानी यूनिवर्सल ट्रूथ भी हो सकते हैं. एंड विल नॉट चेंज ओवर टाइम, और वक्त के साथ वो तब्दील ना हो. ठीक है, यानी वो सच हो और वक्त के साथ साथ उसमें तब्दीली ना आए. वी डू नॉट चेंज द टेंस, तो हम उसके टेंस में तब्दीली नहीं करेंगे, उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे. ठीक है, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूरज हमेशा मशरिक से निकलता है, सूरज मशरिक से निकलता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, ये सच है और इसमें कभी कोई चेंज नहीं आया. ठीक है, तो इसका भी टेंस चेंज नहीं करते. जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, जो रियलिटीज़ होती हैं, फैक्ट्स होते हैं, तो उसको हम चेंज नहीं करते. ठीक है, जिस तरह के देयर आर 4 डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. ओके, तो ये इसको जो यानी जो रियलिटीज़, फैक्ट्स और यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं उनमें भी कोई वो चेंज नहीं आता, उनके टेंसेस भी चेंज नहीं होते. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ वी आर चेंजिंग प्रोनाउंस इन इनडायरेक्ट स्पीच. हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसके जो प्रोनाउंस होते हैं उनको चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट से सब्जेक्ट के मुताबिक हम उसके इनडायरेक्ट स्पीच के प्रोनाउन जो हैं वो उसको चेंज कर देते हैं. ठीक है, यानी तब्दील कर देते हैं. वी चेंज आई एंड वी इनटू द ही, शी एंड दे इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, यानी आई वी को हम चेंज कर देंगे ही, शी और दे में. ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आई वी चेंज हो जाएंगे ही, शी, दे में, यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन में. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ द वी यूज यू फॉर ही, शी एंड दे. यानी यू भी जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो भी ही, शी एंड दे में चेंज हो जाएगा. एंड ही, शी, इट, दे रिमेन द सेम. और जो इनडायरेक्ट स्पीच में ही, शी, इट, दे जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन हैं वो सेम रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो ये रूल्स हैं जो कि हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए इनको फॉलो करना होता है. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं चेंज ऑफ टेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच. अच्छा, सबसे पहले अगर प्रेजेंट टेंस है तो क्या होगा यानी जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच कब चेंज होता है जब उसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो अगर पास्ट टेंस में है तो फिर जो इनडायरेक्ट स्पीच का टेंस है वो भी चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे है कि अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो जो अगर इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो वो पास्ट सिंपल टेंस में हो जाएगी. जिस तरह अगर वो सेंटेंस है ही गोज़ टू स्कूल, तो पास्ट सिंपल टेंस में इनडायरेक्ट स्पीच चेंज होगा तो वो कैसे होगा, ही वेंट टू स्कूल. ठीक है, ओके, द नेक्स्ट वन इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी ही इज़ गोइंग टू स्कूल इनटू चेंज इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही वाज गोइंग टू स्कूल. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस change into past perfect tense. For example, he has gone to school, change into he had gone to school. ठीक है, अच्छा, the last one is present perfect continuous tense change into past perfect continuous tense. ठीक है, यानी he has been going to school since Monday, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, he had been going to school since Monday. यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह अगर पास्ट टेंस में है इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते हुए वो कैसे होगा, पास्ट सिंपल टेंस है तो वो पास्ट सिंपल टेंस में रहेगा, यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी. और अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, ही वाज गोइंग टू स्कूल चेंज इनटू he had been going to school since morning. Okay, the next one is past perfect tense change into
रिमेन अनचेंज, यानी वो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो पास्ट परफेक्ट टेंस ही रहेगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ फ्यूचर। फ्यूचर टेंस अगर इनडायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं तो वो क्या होगा, जो डायरेक्ट स्पीच है अगर वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, फॉर एग्जांपल ही विल गो टू स्कूल, तो वो चेंज हो जाएगा, विल जो है वो वुड में चेंज हो जाएगा, ही वुड गो टू स्कूल, ठीक है। इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ही विल बी गोइंग टू स्कूल चेंज इनटू विल बी चेंज इनटू वुड बी, ठीक है, सिर्फ उसमें वुड बी का चेंज होगा, ही वुड बी गो टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। ओके, the next one is future perfect tense change into will have change into would have, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल he will have gone to school, तो ये चेंज होगा he would have gone to school। ओके, the next one is future perfect continuous tense change into will have been change into would have been, for example he will have been going to school since Saturday, तो ये सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे हम क्या चेंज करेंगे, ही वुड हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो ये चेंजेस होंगी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए। ओके, नेक्स्ट रूल्स फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें क्या रूल्स होंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच है वो यूज़ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी जो कहते हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए वी यूज़ सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। यानी सिंपल पास्ट फॉर्म कौन सी होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जांपल हम करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस है ही ईट्स एप्पल, ही ईट्स एप्पल, वो सेब खाता है, तो इसको हम चेंज करेंगे सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में। फॉर एग्जांपल ही एट एप्पल्स, ठीक है, उसने सेब खाए। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में जो है वो पास्ट टेंस में पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम प्रेजेंट टेंस टू सिंपल टेंस इज फॉलोइंग। ओके, यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि सिंपल टेंस से प्रेजेंट सिंपल टेंस से करते हैं। देखते हैं, ही सैड आई लिव इन द सिटी सेंटर, उसने कहा, ही सैड यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है। तो जब पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हो तो वो जो डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच है वो भी ऑटोमेटिकली उसका टेंस चेंज हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए ही सेड दैट ही लिव्ड इन द सिटी सेंटर, ठीक है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। आई लिव यानी फर्स्ट फॉर्म है आई दैट ही लिव्ड, ठीक है, प्रोनाउन का चेंज हुआ है, आई जो है वो ही में चेंज हुआ है। ही लिव्ड इन द सिटी सेंटर, ठीक है, लिव्ड सेकेंड फॉर्म है पास्ट टेंस की। ओके, नेक्स्ट है शी सैड शी ऑलवेज वियर्स कोट, वो हमेशा कोट पहनती है। इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए शी सेड दैट शी ऑलवेज वोर कोट, ठीक है, यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे जो कि पास्ट सिंपल पास्ट टेंस को इंडिकेट करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, यस, द नेक्स्ट वन इज ही सैड हिज फ्रेंड गिव्स हिम अ बार ऑफ चॉकलेट, उसने कहा कि उसके दोस्तों ने उसे एक चॉकलेट की बार दी या एक टिकिया दी, ठीक है, देते हैं। ओके, देन जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट चेंज होगा सिंपल पास्ट टेंस में। ही सेड दैट, उसने कहा कि, दैट यानी कोमा हटा के इन्वर्टेड यानी कोमाज या कह लें कि कोटेशन मार्क हटा के हम दैट लगाएंगे। दैट हिज फ्रेंड यानी हिज जो है वो थर्ड पर्सन है तो वो चेंज नहीं होगा। हिज फ्रेंड गेव हिम बार ऑफ चॉकलेट, ठीक है, यानी गिव चेंज हो जाएगा गिव में, यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में जो कि पास्ट टेंस को इंडिकेट करती है। ओके, द नेक्स्ट वन इज आयशा सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट आई अराइव बिफोर यू, मैं आई अराइव मैं पहुंचा हूँ, मैं पहुंचूंगा या पहुंचता हूँ, बिफोर यू आपके सामने, आपसे पहले, सॉरी,
जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो आयशा सेड दैट, यानी कोटेशन मार्क हटा के दैट लगाएंगे, शी अराइव्ड बिफोर यू, यानी आई जो है वो ही शी दे में चेंज हो सकता है, तो यहाँ पे आयशा है तो उसको शी में करेंगे। शी अराइव्ड, अराइव्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कि पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस, बिफोर यू, ठीक है, शी अराइव्ड बिफोर यू। ओके, द नेक्स्ट वन इज आई सेड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट शी डज नॉट प्ले फुटबॉल, कि वो फुटबॉल नहीं खेलती। आई सेड, यानी जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, आई सेड दैट, दैट यानी कोटेशन मार्क को हटा के हमने दैट यूज़ किया। दैट शी डिड नॉट, डज नॉट की जगह हमने डिड नॉट लगाया जो कि पास्ट टेंस है। शी डिड नॉट प्लेड फुटबॉल, यहाँ पे शी डिड नॉट प्लेड है तो यहाँ पे प्लेड नहीं आएगा, ये उसकी मिस्टेक है, कंपोजर की मिस्टेक है। यहाँ पे शी डिड नॉट प्ले फुटबॉल, क्योंकि जहाँ पे हम डिड नॉट डिड लगा देते हैं तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है। शी डिड नॉट प्ले फुटबॉल। ओके, द नेक्स्ट वन इज द पुलिसमैन सेड टू द बॉय वेयर डू यू लिव, पुलिसमैन ने बॉय से कहा, लड़के से कहा, वेयर डू यू लिव, कि आप कहाँ रहते हो। तो अब इसको चेंज करते हुए द पुलिसमैन आस्क्ड द बॉय, यानी क्वेश्चन है तो द पुलिसमैन आस्क्ड द बॉय वेयर ही लिव्ड, ठीक है, यानी वो क्वेश्चन कर रहा है तो वो हम उसको इन्वर्टेड कॉमास हटा के, यानी सेड टू की जगह हम आस्क करेंगे। द पुलिसमैन आस्क्ड द बॉय वेयर ही लिव्ड, यानी सिंपल उसमें वेयर ही लिव्ड, या ऐसे भी कह सकते हैं वेयर डिड ही लिव, ठीक है, यानी सिंपल पास्ट टेंस में करेंगे। ओके, द नेक्स्ट वन इज व्हाट टाइम डज द ट्रेन अराइव, शी आस्क्ड, तो इसको हम चेंज करते हुए शी आस्क्ड एट व्हाट मोमेंट, एट व्हाट टाइम द ट्रेन अराइव्ड, ठीक है, यानी एट व्हाट टाइम डिड द ट्रेन अराइव, या फिर ऐसे करेंगे एट व्हाट टाइम द ट्रेन अराइव्ड, यानी किस टाइम जो है वो ट्रेन आएगी। ओके, तो ये हमारे पास यानी सिंपल टेंस से, सिंपल प्रेजेंट टेंस से सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करने की एक कह लें कि एक एक्सरसाइज थी, एक्टिविटी थी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास एक्टिविटी है चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम प्रेजेंट टेंस टू पास्ट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस से हमने पास्ट टेंस में चेंज करना है। ये हमारे पास एक्टिविटी है, आपने एग्जाम्पल्स से आपकी प्रैक्टिस हो गई और अब आप उसको सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट वन देखिए, ही सेड, उसने कहा, आई डू नॉट ड्राइव दिस कार, यानी डायरेक्ट स्पीच है और कोटेशन मार्क में है, आई डू नॉट ड्राइव दिस कार, मैं ये कार नहीं चलाता हूँ। तो यहाँ पे जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो इन्वर्टेड कॉमास को हटा के रिमूव कर देंगे, कॉमा को रिमूव कर देंगे और दैट लगाएंगे। ही सेड दैट, ही सेड दैट ही डिड नॉट, यानी डू नॉट को डिड नॉट में चेंज करेंगे, ही डिड नॉट ड्राइव दैट कार, ठीक है, यानी डिड नॉट ड्राइव दैट कार, दिस चेंज हो जाएगा दैट में, ही डिड नॉट ड्राइव दैट कार। ओके, द नेक्स्ट वन इज शी सैड, उसने कहा, आई वर्कड हार्ड, मैं मेहनत करता हूँ, मैं सख्त मेहनत करता हूँ। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए शी सेड दैट शी वर्कड हार्ड, ठीक है, यानी उसको पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, शी वर्कड हार्ड। ओके, द नेक्स्ट वन इज अहमद सैड डज ही टीच ऑनलाइन, अहमद यानी ये इंट्रोक्टिव है तो इसको हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इफ़ लगाएंगे, ठीक है, यानी ये सिंपल जो कह लें कि जो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन होते हैं उसको हम इफ़ से करते हैं। शी और दूसरा अहमद आस्क्ड इफ़ ही टॉट ऑनलाइन, यानी सिंपल उसमें पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, इफ़ ही टॉट ऑनलाइन, टॉट टीच की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। इसी तरह आयशा सेड आई गो टू स्कूल, तो इसको चेंज करेंगे, आयशा सेड दैट शी वेंट टू स्कूल, कि वो स्कूल जाती थी, शी वेंट टू स्कूल, ठीक है, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ओके, तो ये हमारी एक्टिविटी होगी डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए। ओके, लास्ट जो हमारा है ग्रामर पार्ट का वो है पंक्चुएशन, जो कि ये सेक्शन पंक्चुएशन से रिलेटेड होता है और इसमें करेक्ट द पैराग्राफ बाय एडिंग एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन, यानी हमने पंक्चुएशन मार्क चूज़ करने हैं और कैपिटलाइजेशन का यूज़ करना है। कैपिटलाइजेशन क्या होती है, यानी किसी भी
जब न्यू सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो हमेशा सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, और दूसरा जो एब्रीवेशन होते हैं उनका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, और एब्रीवेशन की शॉर्ट फॉर्म में हम डॉट भी लगाते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो प्रॉपर प्रोनाउंस होते हैं, प्रॉपर नाउन, उनके साथ हम उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो भी कैपिटल होता है, ठीक है। तो ये कैपिटलाइजेशन उनके लिए यूज़ होती है। और पंक्चुएशन मार्क हम देखते हैं कि फुल स्टॉप, अपॉस्ट्रोफी या फिर कॉमा, वो हम यहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है एट द एंड ऑफ द क्लास। एट यानी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है तो वो कैपिटल होगा, एट द एंड ऑफ द क्लास। यहाँ पे हम पॉज लेंगे और कॉमा लगाएंगे। मिस ये एब्रीवेशन है तो यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे, एम कैपिटल लिखेंगे। मिस मरियम प्रॉपर नाउन है, यानी उसका नेम है, तो मरियम का एम कैपिटल राइट करेंगे, और नेम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है। कलेक्टेड स्टूडेंट्स अपॉस्ट्रोफी के साथ एस लगाएंगे, यानी तालिब इल्मों की नोटबुक्स, यानी एट द एंड ऑफ द क्लास के इख्तिताम पर मिस मरियम ने कलेक्टेड इकट्ठी की स्टूडेंट्स नोटबुक्स, तो तलबा की नोटबुक्स, कापियाँ, एंड और विश दैम, और ये उनसे ख्वाहिश की या उनसे ये चाहा, बेस्ट ऑफ लक, उनके लिए दुआ की या ख्वाहिश की, बेस्ट ऑफ लक, अच्छी किस्मत हो फॉर द अपकमिंग मैथ क्लास टेस्ट, आने वाले मैथ क्लास के टेस्ट में आपकी वो विश कर रही है कि आपके लिए अच्छा हो। ओके, यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, तो हमने फुल स्टॉप लगाया, और मैथ जो है वो प्रॉपर नाउन है तो उसका भी जो फर्स्ट लेटर वो कैपिटल होगा, जैसे कि मैथ का एम हमने कैपिटल राइट किया है। इसी तरह वाइल नेक्स्ट सेंटेंस है तो उसका डब्ल्यू जो है वो कैपिटल होगा। वाइल टीचिंग, जबकि पढ़ाने के दौरान या पढ़ाते हुए कॉमा लगाएंगे, यानी हम थोड़ा पॉज करेंगे। शी आस्क्ड उस्मान टू मीट हर, उसने उस्मान से कहा कि वो उसे मिले। व्हेन क्लासेस, जब क्लासों वुड बी ओवर, जब क्लासेस ख़त्म हो या क्लासेस ख़त्म हो जाए तो वो मुझसे मिले। उस्मान नोडिड हिज हेड, उस्मान ने अपना सर हिलाया, यानी उस्मान ने अपना सर हिलाकर जवाब दिया, ठीक है। नोडिड सर के इशारे से सर हिला के जवाब देना। बिफोर न्यू सेंटेंस है तो बिफोर का बी कैपिटल राइट करेंगे, और बिफोर स्कूल से पहले, वाज ओवर ख़त्म होने से, यानी स्कूल का टाइम ख़त्म होने से पहले, उस्मान का यू कैपिटल राइट करेंगे, नेम है। उस्मान वेंट टू मीट मिस मरियम, वो मिस मरियम से मिलने गया। इन द स्टाफ रूम में, तो उस्मान जो है वो मिस मरियम से स्टाफ रूम में मिलने गया। ओके, द नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। आफ्टर अ फ्यू डेज, यानी आफ्टर न्यू सेंटेंस है तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। आफ्टर फ्यू डेज कॉमा उस्मान का यू कैपिटल, और उस्मान्स अपॉस्ट्रोफी के साथ एस लगा, यानी उस्मान का की के मीनिंग में आता है। उस्मान का एटीट्यूड, रवैया, चेंज बदला हुआ था, रिमार्केबली नुमायां तौर पर, यानी उस्मान का रवैया नुमायां तौर पर बदला। ही स्टार्टेड टेकिंग एन इंटरेस्ट इन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, participating in group discussion and showed great improvement. ओके, he started, यानी न्यू सेंटेंस है तो इसका एच जो है कैपिटल राइट करेंगे। he started taking an interest, उसने दिलचस्पी लेना शुरू की, in learning English language, इंग्लिश ज़ुबान सीखने में। participating in group discussion में हिस्सा लेते हुए, and showed और दिखाई, great improvement बहुत ज़्यादा बेहतरी, और बहुत ज़्यादा बेहतरी दिखाई। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगाया। अच्छा, नेक्स्ट है मिस मरियम, मिस का एम कैपिटल राइट करेंगे और डॉट लगाएंगे, और मिस मरियम का एम कैपिटल। मिस मरियम हैड फिगर्ड आउट, मिस मरियम ने पाया या उन्हें लगा, दैट के ही वाज अ शाय स्टूडेंट, कि वो एक शर्मीला तालिब इल्म है। शी गेव हिम, अच्छा यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो न्यू सेंटेंस से शी का एस जो है वो कैपिटल राइट करेंगे, ठीक है। शी गेव हिम, उसने उसे दिया, कॉन्फिडेंस एतमाद, बाय शोइंग फेथ इन हिम, उसके ऊपर एतमाद करते हुए, उस पर यकीन करते हुए।
यानी उसको भरोसा दिखाते हुए, एतमाद दिखाते हुए उसको यकीन दिलाया, एतमाद दिलाया। ओके, यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, जैसे हर का एच कैपिटल राइट करेंगे, हर मोरल सपोर्ट हेल्प उस्मान, उस्मान का यू कैपिटल, उसकी इखलाकी मदद ने उस्मान को हेल्प आउट किया, यानी उसकी मदद की। टू ओवरकम हीज़ प्रॉब्लम, कि वो अपने मसले पर काबू पाए या गालिब आए। एंड ही स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग, और उसने हिस्सा लेना शुरू किया इन ऑल स्कूल एक्टिविटीज़, तमाम स्कूल की सरगर्मियों में, और उसने स्कूल की तमाम सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू किया। ओके, तो ये हमारे पास जो है ग्रामर का हमने ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और पंक्चुएशन का जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हुआ, और इस तरह से हमारा जो ग्रामर का पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया। और टुमारो इंशाल्लाह वी विल डू द राइटिंग स्किल एंड डूइंग the writing skill activity. We will do the next, and we move on to the next topic. And if it's the time for review, if you have learned something useful from this video, please like the comment and like the video and comment, place a good comment in the comment box, and share this video with your siblings and friends. And if you are the new one on this channel, please support my channel and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon button so that you see the new notification of new lesson. Remember me in your prayers. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Review 3. Today we will talk about the writing skill, and here's the activity is write about an incident of your life in which you felt low and hopeless. Describe it in your own words. यानी हमने एक इंसिडेंट, एक वाक़ये के बारे में राइट करना है, यानी अपनी ज़िंदगी के वाक़ये के बारे में राइट करना है जबकि आप बहुत नाउमीद और बहुत अपने आप को यानी गमगीन, उदास महसूस किया हो। ठीक है, तो ये आपने अपने अल्फाज में एक वाक़ये के बारे में तहरीर करना है। और दूसरी एक्टिविटी है राइट अबाउट अ टाइम व्हेन समवन और समथिंग फिल्ड यू विद हैप्पीनेस एंड होप, यानी हमने उस वक्त के बारे में राइट करना है जब किसी चीज़ ने या किसी शख्स ने आपको बहुत खुश और पुरुमीद कर दिया हो। ठीक है, तो ये दो एक्टिविटीज़ हैं, ये राइट करना है। एक नाउमीदी के बारे में है और एक उम्मीद के बारे में है। ठीक है, तो यानी एक उदासी के बारे में है राइटिंग, तो एक खुशी के बारे में है। ठीक है, तो ये दोनों एक्टिविटीज़ हो गई, ये हम राइट करेंगे। और राइट कैसे करना है, हियर आर सम गाइडलाइंस टू फॉलो वाइल राइटिंग अ नरेटिव पैराग्राफ। यहाँ पे राइट करने के लिए गाइडलाइंस दी गई हैं, रहनुमाई दी गई है कि जब आप नरेटिव पैराग्राफ राइट करेंगे, यानी जो भी आप पैराग्राफ राइट करेंगे, नरेटिव का मतलब होता है कहानी के अंदाज में कोई चीज़ लिखना। ठीक है, तो यानी कोई कहानी के तौर पर तफसील से बयान करना, तो वो जो उसकी गाइडलाइन है वो दी गई है। सबसे पहले है प्लानिंग, यानी प्लान करेंगे। थिंक अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी जो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके बारे में सोचें, यानी अपने जो आपने राइट करना है उसको प्लान करें, उसका प्लॉट बनाएं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आ जाते हैं, ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टॉपिक टाइटल ऑफ द नरेटिव, यानी कहानी का वो जो आपने एक पैराग्राफ राइट करना है उसका टॉपिक क्या होगा, टॉपिक टाइटल क्या होगा। और हु आर द कैरेक्टर्स, यानी कैरेक्टर्स क्या हैं, उसके किरदार क्या हैं, यानी जो भी आप इंसिडेंट कोई भी नरेटिव पैराग्राफ राइट कर रहे हैं तो उसके कैरेक्टर्स क्या हैं, किरदार क्या हैं। और व्हाट इज़ द सेटिंग, व्हेन, वेयर, यानी कि वो वाक़या कब हुआ और कहाँ हुआ। ठीक है, तो ये व्हेन एंड वेयर के बारे में आपने राइट करना है। और फिर है हु इज़ द स्पीकर, स्पीकर कौन है, यानी जो बता रहा है वो कौन है। ठीक है, तो वो उसके बारे में आपने राइट करना है। और फिर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन आइडिया, इवेंट एंड प्रॉब्लम ऑफ द
ओवरेटर। अच्छा, यानी आपने जो मेन आइडिया उसका मकसी ख्याल है वाक़े का वो आपने बताना है, और एंड प्रॉब्लम ऑफ द ओवरेटर। और जो ओवरेटर का मतलब होता है हद से ज़्यादा दर्जाबंदी करना, ठीक है, यानी ओवर रेटिंग करना, बढ़ा चढ़ा कर बताना, ठीक है, उसके मसले को भी आपने देखना है। अच्छा, ये जो क्वेश्चनिंग है इनको मद्देनज़र रखते हुए आप प्लानिंग करेंगे नरेटिव पैराग्राफ राइट करने के लिए। और नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में क्या आ जाता है कि आपने राइट करना है, यानी आपने एक स्केच बनाना है। राइट द टाइटल ऑन द टॉप ऑफ द पेज, यानी पेज के ऊपर सबसे पहले आप टाइटल राइट करेंगे जिसके बारे में आप राइट कर रहे हैं। और नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज द इवेंट्स इन राइट ऑर्डर। और फिर जो भी आपने प्लानिंग की है उसमें उस प्लानिंग को मद्देनज़र रखते हुए आपने उन इवेंट्स को राइट ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी फर्स्ट इवेंट है, सेकंड इवेंट है, और फिर थर्ड इवेंट है, और कंक्लूजन है, ठीक है, यानी स्टार्ट, मिडल एंड द एंडिंग, ठीक, ये आपने करना है। और नेक्स्ट है यूज़ सिंपल पास्ट टेंस इन नरेटिव राइटिंग, यानी नरेटिव राइटिंग में सिर्फ सिंपल जो पास्ट टेंस है वो आप यूज़ करेंगे। और क्योंकि आप एक कहानी की सूरत में आप बात कर रहे होंगे, यानी बात बता रहे होंगे, तो वो सिंपल पास्ट टेंस में करेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि कहानी हमेशा जो है, स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में होती है। अच्छा, नेक्स्ट है यूज़ एप्रोप्रिएट वोकैबलरी टू शो द कैरेक्टर्स फीलिंग। अच्छा, ये जो जिस किरदार के बारे में आप बात करेंगे उसकी फीलिंग्स को, उसके जज्बात को, एहसासात को दिखाने के लिए आप मुनासिब वोकैबलरी यूज़ करेंगे, ठीक है, यानी कि आपके अल्फाज का चुनाव जो है वो बेहतर होना चाहिए, ठीक है, एप्रोप्रिएट और हो, ऑथेंटिक वर्ड्स हों, ठीक है। तो ये आपने यानी एक तरह से स्केच बनाना है, ड्राफ्ट करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है रिव्यूइंग, यानी जब आप एक राइट कर लेते हो तो उसको फिर आप रिव्यू करते हो। रिव्यू का मतलब होता है जायज़ा लेना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या जहन में रखना चाहिए, कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हेन रिव्यूइंग योर ड्राफ्ट्स, यानी इन नुकात को आप जहन में रखिए जब आप जायज़ा लेंगे, यानी ड्राफ्ट का स्केच का जायज़ा लेंगे, तो उन नुकात को सामने जहन में रखें। कौन कौन से, द राइटिंग मस्ट मीट ऑल नरेटिव फीचर्स, यानी जो राइटिंग है वो नरेटिंग जो उसकी खसूसियात हैं, यानी कह लें कि कहानी लिखने की जो खसूसियात हैं वो सारी पूरी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर उसका टॉपिक हो, टाइटल हो, कैरेक्टर्स हों, किरदार हों, उसमें सेटिंग हो, सेटिंग यानी उसमें वो व्हेन एंड वेयर की वो फीचर हो कि उसमें कब और कहाँ ये जो वाक़या है वो कहाँ पे रोनमा हुआ। एंड की डिटेल्स, यानी उसके जो इवेंट्स हैं, इवेंट 1 2 3 एंड सो ऑन। एंड मेन आइडिया उसका, यानी मकसदी ख्याल क्या है, एंड एंडिंग और कंक्लूजन क्या है, ठीक है। तो ये आपने इनका, ये नरेटिव फीचर्स का इनका ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है प्रूफ रीड द फाइनल ड्राफ्ट टू चेक फॉर एनी एरर्स, यानी आपने प्रूफ रीड करना है जो भी आपने राइट किया है, ड्राफ्ट को प्रूफ रीड करना है और उसमें एरर्स को चेक करना है, एंड मेक नेसेसरी करेक्शंस, और जो जहाँ पे ज़रूरी हो वहाँ पे एरर्स को ठीक करना है और उसको करेक्ट करना है, ठीक है। तो वो आपका एक प्रूफ रीड हो जाएगा, ठीक है। प्रूफ रीडिंग का मतलब ही ये होता है कि जब हम कोई चीज़ राइट कर लेते हैं तो उसको अगर एरर्स हैं तो उसको एरर फ्री करना है, उसको यानी करेक्ट करके लिखना है, ठीक है, मिस्टेक्स को करेक्ट करके लिखना है, ठीक है। तो ये सबसे पहले इनको जहन में रखना है, यानी जो हम ये हमारे पास जो राइटिंग एक्टिविटी है, जो हमने राइट करना है, ये 2 चीज़ें राइट करनी है हमने, तो उसमें सबसे पहले प्लानिंग करें, यानी सोचें उस चीज़ के बारे में, और ये इन क्वेश्चंस को जहन में रखें। इन क्वेश्चंस को जहन में रखते हुए आपने सोचना है, प्लानिंग करनी है, और फिर ड्राफ्टिंग करनी है। ड्राफ्टिंग में आपको ये रूल्स दिए गए हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में राइट करना है, और जो यानी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना है, टॉपिक सेंटेंस राइट करना, और फिर रिव्यू करना है। रिव्यू में आप प्रूफ रीड करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास, राइट अबाउट एन इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ इन विच यू फेल्ट लो एंड होपलेस, डिस्क्राइब इट इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। हमने उस वाक़या के बारे में राइट करना है जब हम नाउम्मीद और अपने आप को बहुत गमगीन, उदास महसूस किया था, ठीक है। तो हमने
इसे अपने अल्फाज में बयान करना है. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. Yes, here is the narrative paragraph which is related to the topic. Title of the paragraph is When I felt low and hopeless. यानी जब मैं उदास और नाउम्मीद होता हूँ. ठीक है, या जब मैंने फेल्ट सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस में है, तो हम इसको ऐसे करेंगे जब नाउम्मीदी और उदासी हुई, जब मुझे नाउम्मीदी और उदासी हुई. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो राइट करते हैं इसके मुतालिक, वी ऑल फील नर्वस और अफ्रेड टू डू थिंग्स एट टाइम्स. हम सब परेशान महसूस करते हैं या परेशानी या खौफज़दा महसूस करते हैं चीज़ों के करने में बाज़-औक़ात. ठीक है, हम बाज़-औक़ात यानी हम अक्सर औक़ात हम कोई भी चीज़ जब करते हैं तो खौफज़दा होते हैं या परेशान होते हैं. हम सब ऐसी हालत से गुज़रते हैं. Everyone passes in the phase of hopelessness. हर शख्स ये नाउमीदी की कैफियत से या नाउमीदी के हालत से गुज़रता है. When he feels down, जब वो अपने आप को यानी डाउन महसूस करता है, अपने आप को एहसास कमतरी में महसूस करता है. He feels disappointed, वो मायूस होता है. नॉट फीलिंग गुड, वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा होता. द फीलिंग ऑफ सैडनेस, और वो उदासी की कैफियत में होता है, उदासी की हालत में होता है, गमगीन होता है. ठीक है, ही सेज, वो कहता है, आई एम सैड. यानी कोई भी शख्स, हम में से कोई भी शख्स, ही सेज आई एम सैड, आई एम लूजिंग होप. यानी मैं उदास हूँ, मुझे उम्मीद नहीं है. ठीक है, फीलिंग लोनली, अकेले महसूस करना, तन्हाई महसूस करना. डिस्करेज्ड, हौसला शिकनी होना. ग्लूमी, उदासी, गमी. आर द साइंस ऑफ डिप्रेशन, वो डिप्रेशन की इलामात हैं. ठीक है, डिप्रेशन भी एक तरह से उदासी की कैफियत है, उसका नाम है. ठीक है, डिप्रेशन के साइंस हैं, इलामात हैं. व्हेन समवन इन डिप्रेशन, जब कोई डिप्रेशन में होता है, उदासी में होता है. ही रिमेन्स नर्वस एंड अपसेट इन हिज डीलिंग विद अदर्स, तो वो दूसरों के साथ डीलिंग में, यानी दूसरों के साथ बर्ताव में, आम मेल जोल में वो परेशान और दुखी दिखाई देता है. ही या दुखी रहता है. ही इज़ अफ्रेड टू टेक बोल्ड स्टेप्स, वो खौफज़दा होता है कोई भी कदम उठाने पर, यानी कोई भी बड़ा काम शुरू करने, कोई काम शुरू करने से पहले वो खौफज़दा होता है. ही रिमेन्स फ्राइटेंड इन एवरी टास्क, और वो हर काम में खौफज़दा रहता है, डरा हुआ होता है. इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में, आल्सो भी, मेरी ज़िंदगी में भी, देयर इज़ एन इंसिडेंट, एक वाक़या है, इन विच, जिसमें आई फेल लो एंड होपलेस, जिसमें मैंने अपने आप को बहुत गमगीन और नाउम्मीद पाया. यानी एक ऐसा वाक़या मेरे साथ भी ऐसा हुआ. एंड इन दैट पीरियड, और इस वक्त में, आई वाज स्लीपी ऑल द टाइम, और मैं सारा वक्त अपने आप को सोया हुआ महसूस करता था, और यानी हर वक्त नींद की कैफियत में रहता था. माई हंगर वाज बैनिश्ड, मेरी भूख ख़त्म हो चुकी थी. आई हैड नो एपेटाइट एट ऑल, और मुझे यानी बिल्कुल भी हरगिज़ भूख नहीं लगती थी. आई वांटेड टू डिसअपियर एट द मोमेंट, और मैं उस वक्त अपने आप को गायब करना चाहता था, मैं गायब हो जाना चाहता था. एवरीबॉडी स्कॉल्डेड मी, और हर शख्स मुझे डांटता था, यानी हर शख्स मुझे झाड़ झपट करता था. आई वॉज फीलिंग लोनलीनेस, और मैं अपने आप को तन्हा महसूस करता था, अकेला महसूस करता था. दैट वाज द टाइम, ये वो वक्त था, व्हेन आई गोट लो ग्रेड इन माई एजुकेशनल करियर. जी हाँ, ये वो वक्त था जब मैं मेरे तलीमी करियर में मेरे ग्रेड लो थे, यानी मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं था. आई हैड लॉस्ट माई पोजीशन इन द क्लास, और मेरी क्लास में मेरी पोजीशन जो है वो कम हुई थी, मैंने अपनी पोजीशन खो दी थी. ठीक है, यानी मेरे ग्रेड कम हुए थे. दैट वाज मेड मी अपसेट, और ये मेरे लिए बहुत परेशान कुन था. आई डिडेंट वांट टू टॉक एनीबॉडी, और मैं किसी शख्स से बात नहीं करना चाहता था. आई वाज डिस्करेज्ड,
मेरी हौसला शिकनी हुई थी या मैं मायूस दिल के साथ था एंड होपलेस और मायूस था एट दैट टाइम, इस वक्त में, ठीक है। यानी उस वक्त में मैं बहुत मायूस और कम हिम्मत था या पस्त हिम्मत था। दिस इज़ माई अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट इन माई लाइफ। ये मेरी ज़िंदगी का ना भूलने वाला वाक़या है, ठीक है। तो ये हमने इसके बारे में राइट किया है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या एक्टिविटी है। सो लेट्स स्टार्ट। यस, नेक्स्ट है राइट अबाउट अ टाइम व्हेन समवन और समथिंग फिल्ड यू विद हैप्पीनेस एंड होप। यानी हमने एक ये दूसरा हमारे पास राइटिंग के लिए है कि उस टाइम के बारे में, उस वक्त के बारे में राइट करना है जब किसी शख्स ने या किसी चीज़ ने आपको बहुत खुशी और उम्मीद दी हो, ठीक है। तो हम ये राइट करते हैं। सो let's to write it now. Yes, there was a time when something filled me with happiness and hope. यानी एक वो वक्त था जब किसी चीज़ ने मुझे बहुत खुशी और उम्मीद दी, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है। जो टॉपिक है वो ये है और इसके बारे में हम नरेटिव पैराग्राफ राइट करते हैं। होप इज़ जस्ट अ स्टेज। यानी उम्मीद जो है वो एक सिर्फ मरहला है दैट स्टिमुलेटर्स, जो कि हमें तरगीब देता है, मुतहर्रिक करता है टू मूव ऑन, के बढ़ते रहो, एंड डू वर्क, और काम करो, टू गेट सम आउटपुट, कोई नतीजा हासिल करने के लिए, और गेट सम गुड रिजल्ट, या कोई भी अच्छा नतीजा हासिल करने। यानी आउटपुट का मतलब भी नतीजा होता है, कोई काम, कोई पैदावारी काम, और गुड रिजल्ट यानी नतीजा, अच्छा नतीजा, ठीक है। यानी अच्छे नतीजे के लिए, अच्छे आउटपुट के लिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और काम करते रहना चाहिए, ठीक है। तो द मेन रूट ऑफ होप इज़ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। जो उम्मीद की जो बुनियादी वजह है वो मेहनत और डेडिकेशन है, यानी लगाव है किसी भी चीज़ में अपने आप को वक्फ कर देना, उसको डेडिकेशन बोलते हैं, ठीक है। हार्ड वर्क और डेडिकेशन जो है वो होप की मेन रूट है, ठीक है। विथ होप you will believe on yourself and do everything which you want. उम्मीद के साथ आप अपने आप पर एतमाद करना, यकीन करना, भरोसा करना सीखते हो और हर चीज़ वो करते हो जो कि आप करना चाहते हो। विद होप, उम्मीद के साथ, यू सेट अ गोल, आप एक अपना मकसद का तयन करते हो, एंड एक्सेप्ट द चैलेंज, और किसी भी मुकाबले का सामना करते हो, ठीक है। यानी कबूल करते हो, चैलेंज को कबूल करते हो, ठीक है। अचीविंग योर गोल, अपने मकसद को हासिल करते हुए, हेल्प टू इंक्रीज योर सेल्फ इस्टीम, अपनी इज़्ज़त नफ्स में इजाफा करने का बायस बनते हो, ठीक है। यानी जब आप किसी मकसद को हासिल कर लेते हो तो उससे आपकी इज़्ज़त नफ्स में इजाफा होता है और आपकी खुददारी बढ़ती है, ठीक है। बीइंग होपफुल, पुरुमीद होते हुए, प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड फॉर द थिंग्स यू हैव, तो उस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हों जो कि आपके पास है, ठीक है। इन जो आपके पास चीज़ें हैं उनके लिए आप ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजार हों। दैट मेक्स यू फील गुड, ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, यानी आपको अच्छा महसूस होगा। इन माई लाइफ देयर वाज अ टाइम, मेरी ज़िंदगी में भी एक वक्त था, व्हेन समवन फिल्ड मी विद हैप्पीनेस एंड होप, जब किसी चीज़ ने मुझे बहुत खुश कर दिया, मैं बहुत खुश और पुरुमीद थी। दैट वाज इनक्रेडिबल अचीवमेंट ऑफ माई एजुकेशनल करियर, और ये मेरे तालीमी करियर में बहुत बड़ी नाकाबिले यकीन कामयाबी थी। इनक्रेडिबल, नाकाबिले यकीन, अचीवमेंट, कामयाबी, यानी ये नाकाबिले यकीन कामयाबी थी मेरे एजुकेशनल करियर में। आई हैड गोट द डिस्टिंक्शन इन माई क्लास, मैंने अपनी क्लास में, डिस्टिंक्शन का मतलब होता है इम्तियाज़, यानी मैंने अपनी क्लास में इम्तियाजी पोजीशन ली थी। आई वाज द टॉपर, मैं सबसे ऊपर थी। विद हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टू माई वर्क, मैंने अपने काम के साथ डेडिकेशन यानी अपने काम में लगाओ, अपने आप को वक्फ करना और सख्त मेहनत के साथ, आई हैड गोटन, मैंने हासिल कर ली थी, विच आई वांटेड, जो कि मैं चाहती थी, ठीक है। यानी मैंने वो हासिल किया जो मैं चाहती थी। माई नेम वाज रिटन ऑन द ऑनरेरी बोर्ड, और मेरा नाम एजाज़ी बोर्ड पर लिखा गया, यानी जो
एजाज़ी बोर्ड होता है, जो एक नुमाया बोर्ड होता है, उस पर मेरा नाम लिखा गया। माई पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी, और मेरे वालदैन बहुत खुश थे। दिस ऑल वाज वेरी इनकरेजिंग फॉर मी, और ये सब मेरे लिए बहुत हौसला अफजा था, यानी बहुत हिम्मत बढ़ाने वाला था। दिस वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी, और ये मेरे लिए बहुत मावन थे, बहुत मददगार थे। टू स्टेप फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए, और ये सब आगे बढ़ने के लिए मेरे लिए बहुत मावन साबित हुए। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश थी। एंड होपफुल फॉर द ब्राइट फ्यूचर, और बहुत उम्मीद थी एक रोशन मुस्तकबिल के लिए। ठीक है, मैं रोशन मुस्तकबिल के लिए बहुत खुश और बहुत पुरुम्मीद थी। ठीक है, तो ये हमने दोनों एक्टिविटीज़ राइट आउट कर ली हैं। एंड now the time for review. If you have learned something useful from this video, please लाइक द वीडियो, लाइक कर दिया करें, एंड अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, यू आर द न्यू वन on this channel, please subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon button so you will never miss the notification of new lesson. Remembers me in your prayer. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.